कैपिटलिज्म ने पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री पैदा की, पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री ने जो है वो ये मसाइल पैदा किए, ठीक है, कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली पीछे मकसद सारा वो पैसा कमाना था। आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स मौजूद हैं, जो कि इवन बाकायदा फॉरेन सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। वो फिर उन्होंने कुछ अड्डों का जिक्र किया, वकास का अड्डा और इस तरह के कितने ज़्यादा, और उन्होंने कहा मैं बाकायदा, मैं हैरान रह गई, मेरे लिए वो शॉकिंग्स थी। मैं पुलिस के पास गई और मैंने उनको बाकायदा इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी एक हद तक करती, फिर उसके बाद बता लेके वो भी खामोश हो जाती है। तो इस किस्म के अड्डे हैं बाकायदा लाहौर के अंदर, ठीक है, और जो इस चीज़ को जो है वो प्रोमोट कर रहे हैं। बचपन में कुछ इस तरीके से अब्यूज़ के केसेस होते हैं, उसकी वजह से एक यानी एक फ़िकी मसला भी है कि कुछ मर्द जो हैं ख़ास तौर पे वो इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम जनरली बात करें पैदाइशी तौर पे, यानी होता ये कि ऐसी फैमिलीज़ के अंदर एक बच्चा अगर ब्रॉट अप है उसका जहाँ पे सारी फीमेल्स हैं और वो अकेला है, तो उसके चाल ढाल में असर आता है। उसको रिजेक्ट भी किया गया यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि उसमें कंसर्न ये था कि यूएस एम्बेसी का नाम नहीं आना चाहिए, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो इस मकाले में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, लोग डरते हैं बस, खामखा सीधी सी बात है। होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअल्स होते हैं, यानी एसेक्सुअल्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट इनटू, यानी उनकी एक रुझान नहीं होती, सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनकी नहीं होती, यानी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू एनी मेल फीमेल, एक फिजिकल रिलेशन उनको नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आजकल ओलंपिक्स चल रहे हैं और ओलंपिक्स में एक बड़ा मशहूर केस आपके सामने नज़रों से गुजरा होगा आपकी। वो एक फ़ीमेल बॉक्सर्स हैं जो एक, ठीक है ना, सोशल मीडिया जी जी, मोरक्कन गालिबन, और शी वाज, यानी उनका एक मैच हुआ और लोगों को पता है उसके बारे में, तो उन्होंने नॉकआउट कर दिया आफ्टर 2 पंचेस। तो अगली जो खातून को नॉकआउट किया तो एक बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हुई, और वो डिबेट ये थी कि बहुत से लोगों ने समझा कि शायद शी वाज एक्चुअली बायोलॉजिकल मेल जिन्होंने अपने आप को फीमेल शो किया, और उन्होंने एक फ़ीमेल चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उनको नॉकआउट किया। और ज़ाहिर है बायोलॉजिकली एक मर्द के पास बहुत से एडवांटेजेस होते हैं ओवर फीमेल्स। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अच्छा, ये पहली दफ़ा ऐसा था कि जिसमें किसी मुसलमान खातून के बारे में बात हुई। इससे पहले नॉन मुस्लिम्स के बारे में तो ये बात बहुत कॉमन थी, लेकिन मुसलमान खातून के बारे में पहली दफ़ा ये डिबेट उठी। बाद में लोगों ने रिसर्चेस, यानी कुछ लोगों ने ये तहकीकात की और पता चला कि शी वाज एक्चुअली ए फीमेल, हाँ, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से उसको एक एडवांटेज था ओवर द अदर इंडिविजुअल। तो इस चीज़ को देखते हुए, और ख़ास तौर पे ये पहले भी मसला ट्रांसजेंडरिज्म का और एलजीबीटीक्यू के हवाले से ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें तो पाकिस्तान में भी मसला काफ़ी डिबेटेबल रहा, और उसके हवाले से फिर हमारे पास पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी बहुत सी डिबेट्स भी हुई, और इस पर कुछ कानून साजी के हवाले से भी मामलात हुए। तो मैं चाह रहा था कि आज इस हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करें। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं कि वाई इज़ इट नेसेसरी कि हम इस डिबेट को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने ऑलमोस्ट इस डिबेट को कवर कर दिया, और अगरचे बहुत से ये NGOs इस पर काम कर रही हैं, बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम पे उस तरीके से अब ये डिबेट इतनी रेलेवेंट नहीं रही जिस तरह पहले कुछ देर पहले थी। बहुत से सेमिनार्स भी हुए, इसमें हमारी टॉक्स भी हुई, आप भी माशाल्लाह शरीक हुए, हमने भी किए बहुत ज़्यादा टॉक्स वगैरह, और इस तरीके से हमारी शोज़ भी हुए। तो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हाई डज इट सीम रेलेवेंट राइट नाउ कि हम इस पर दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना 2 वाक़यात ऊपर तले हुए। एक तो ये कि लास्ट वीक में एक यूनिवर्सिटी में मैं वाइवा लेने के लिए गया। अब उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता एक ख़ास वजह से। वहाँ जो एमफिल का वाइवा था वो जो एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी एमफिल की, जिन्होंने बड़ी मेहनत से वो काम किया हुआ था LGBTQ के ऊपर, उनका एमफिल का थीसिस था, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तनाजुर में कि ये तंजीमें किस कदर मुतहरिक हैं और कैसे काम कर रही हैं। तो जब उन्होंने उसमें प्रेजेंटेशन दी तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि 5-7 और भी प्रोफेसर थे, सब के लिए शॉकिंग थी, और सब ने ये कहा कि इस पे प्रोग्राम होना चाहिए, और ख़ास तौर पे इस फीमेल स्टूडेंट के साथ हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए। उसने बड़ी मेहनत की हुई थी, मतलब उसने सर्वेस किए और क्वांटिटेटिव रिसर्च की, और वो उन जगहों पे गई जहाँ गेज थे, लेस्बियन थे, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिन जगहों पे ये काम हो रहा था, जिन तंजीमों और इदारों के तहत हो रहा था, उनसे रब्ते किए, उनसे इंटरव्यूज़ लिए। बहुत सारी जगहों पे वो नहीं जा सकती थी, वो अपने गार्ड्स वगैरह लेके गई, क्योंकि वो मतलब फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकती थी और पढ़ी लिखी थी, बीकन हाउस वगैरह में भी पढ़ा रही थी।
तो उसके बाद एक तो मुझे ये हुआ कि नहीं, इस पे हमें काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे उनका जो एमफिल का थीसिस था, इन्होंने ये भी कहा कि इसको किताबी सूरत में लेकर आएँ। तो मदिया सफ्तर उनका नाम है स्टूडेंट का, तो वो कह रही थी मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। दूसरा जो है जो बरज़ख फ़िल्म का एक सीन हुआ, जो अब हर चीज़ जो बरज़ख है फ़िल्म सोशल मीडिया पे आ जाती है। फवाद ख़ान और पता नहीं, खैर मैंने तो शायद कोई शक्ल भी सामने आए तो पहचान ना पाऊँ कौन है कौन नहीं है, फवाद ख़ान है कि नहीं है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे जब बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है तो लोग उस पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब मारिया बी का एक क्लिप मैंने वो ग्रुप में भी शेयर किया था जो आया था, और उन्होंने उस पे एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। और ये अच्छा है माशाल्लाह से कि वो इस किस्म के जितने भी इवेंट्स वो इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई अपना रिस्पांस जो है वो देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज़ है। हालांकि ये मेरे ख़्याल में उलमा की ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि कुरान मजीद हमें ये बताता है कि जो अम्बिया की दावत का मनश था वो ये था कि जो वक़्त की सबसे बड़ी बुराई होती थी उसके ख़िलाफ़, यानी मुनकर के ख़िलाफ़ वो बात करते थे। जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जो है वो, उनकी सोसाइटी में सबसे बड़ी बुराई यही थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो दावत है उसका मरकज़ी नुक्ता जो कुरान हमें बार बार बताता है वो यही था कि वो नहीं कहते थे कि तुम होमोसेक्सुअलिटी की तरफ क्यों जा रहे हो। तो उसी से फिर इस्तिलाह बन गया अमल कौम लूत का जो है वो फेल। तो वक़्त का जो मुनकर होता है जो सोसाइटी का, उसके ख़िलाफ़ बात करना, ये बेसिकली अम्बिया का मनश था। वो शिर्क हो, वो सूद हो, वो होमोसेक्सुअलिटी हो। तो ऐसे में जो लोग वक़्त के मुनकर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे होते हैं तो हमें उनका एहसानमंद रहना चाहिए, भले वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि वो हम उलमा का एक दीनी फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। तो दूसरा इंसिडेंट ये हुआ, बरज़ख फ़िल्म ने एक डिबेट पैदा कर दी और उस पे रिस्पांस भी आया। कुछ लोगों ने कहा भी कि जी क्या फ़ायदा होगा, लेकिन वो कम से कम पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल उनका था उससे उन्होंने वो फ़िल्म जो है वो हटा ली। लेकिन ये कहा गया कि जी हुंज़ा के अंदर उसको फ़िल्माया गया और उसमें जो है वो सेम सेक्स जो ये मतलब रिलेशनशिप है उसको उन्होंने प्रमोट किया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बतलाई जा रही हैं या कही जा रही हैं। खैर बहरहाल देखिए, असल में तो इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब देखिए शुरू में तो यही था, हमारी जो कदीम तारीख़ है सिवाय यूनानियों को और ग्रीक्स को छोड़ के उनका भी एक बहुत छोटा सा आप कह लें कि जी एक एलिमेंट है जिनमें ये बुराई आपको नज़र आती है। बल्कि कुरान तो ये कहता है कि कौम लूत से पहले शायद किसी ने ये नहीं किया, क्योंकि कुरान का अंदाज़ यही है कि तुम वो मुनकर कर रहे हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। तो इंसान शुरू से जो है वो इस फेल के अंदर नहीं पड़ा है, यानी सेम सेक्स रिलेशनशिप के तरफ नहीं गया। अपोजिट जेंडर के साथ ही उसने ताल्लुक़ कायम किया या शादी के ज़रिए से मामलात को आगे चलाया, या ठीक है एडल्ट्री वगैरह तो थी लेकिन ये नहीं था। ये यूनानियों में को थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है, ये इल्लत या बीमारी थी, या रूमियों में कुछ थोड़ी बहुत थी, वरना आम दुनिया में नहीं पाई जाती थी। अब इंसानी तारीख़ या रिवायत इससे खाली है। लेकिन जब हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पे कैपिटलिज़म आया, और कैपिटलिज़म की बुनियाद तो ये सारी इंसानी ख्वाहिशात थी, डिज़ायर्स थी, क्योंकि फ्राइड की जो साइकोलॉजी थी वो सारी इसी के ऊपर खड़ी थी कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, यानी इंसान की जो हैप्पीनेस है उसकी ख्वाहिशात के फुलफिलमेंट में। तो अब वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। अब उसके ऊपर पूरा कैपिटलिज़म खड़ा हो गया कि जी देखिए इंसानों की ख्वाहिशात, मतलब वो मकूला बहुत मारूफ है, सेल दिस पेन, मतलब इस पेन को ज़रा बेच के देखो। तो अब वो हर कोई पेन की तारीफ़ कर रहा है, भाई ये पेन आपका। असल बात यह है कि भाई उसको ज़रूरत क्या है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मार्केटिंग में भी फिर स्ट्रेटजीज़ आई और उसके ऊपर मूवीज़ बनी और उसके ऊपर थेरीज़ आई, ठीक है। इंसानी ज़रूरत क्या है, बेसिकली सर्च क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, उनको टारगेट्स करो और फिर पैसा कमाओ, क्योंकि असल पावर जो है वो मनी में है, पैसे में। ये कैपिटलिज़म का नुक्ता नज़र था। अब उसके तहत फिर अब ज़ाहिर बात, इंसान के अंदर जो कवी जिबिलियत इंस्टिंक्ट्स हैं उनमें से एक सेक्स की भी है। अब पोर्नोग्राफी की पूरी इंडस्ट्री वजूद में आ गई, $1 ट्रिलियन की, और कहा जाता है अमेरिका में सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है, बाकी तो मतलब इसके करीब की भी नहीं। अब वो जो इंडस्ट्री थी, अब उस इंडस्ट्री के लिए ये सारा कुछ किया गया, मतलब इस सब कुछ को जो है ना वो, इसमें 3 लेवल पे काम किया गया। एक तो ऐसी तंजीमें बनाई गई, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री को अब ज़ाहिर बात है वैरायटी चाहिए थी ना, अब वो मतलब वो वैरायटी उनको इसी तरह से मिल सकती थी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो लाएँ इनको जो है। अब उसके लिए उन्होंने वहाँ पे तंजीमें बनाना शुरू की, क्योंकि शुरू में तो पनिशमेंट चली आ रही थी। अक्सर बेशतर ममालिक के अंदर सेम सेक्स जो रिलेशनशिप था उसके ऊपर पनिशमेंट थी और उसको एक क्राइम जो है वो तस्वुर किया जाता था। बल्कि अभी भी ईरान में और अफ़गानिस्तान में डेथ पेनल्टी है,
मोरितानिया, यूएई वगैरह में या सऊदी अरब में भी डेथ पेनल्टी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता। बाज़ ममालिक में अभी भी मतलब जेल कर दिया जाता है। तो एक काम तो ये किया कि सबसे पहले जो है वो इन पेनल्टीज़ को ख़त्म किया गया कि जी हाँ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद तंजीमें बनाएंगी और तंजीमें बना के जो है ONGs NGOs वगैरह बना के इस चीज़ को प्रोपोगेट किया गया और ये कहा गया कि ये तुम्हारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, आप इसके लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। उसमें जेंडर और एक उसकी क्या नाम है अपना तकसीम भी की गई, यानी जिन्स और नौ की तकसीम जिसे हम कहते हैं, जेंडर और सेक्स की तकसीम। बेसिकली अगर हम देखें ना, ऑक्सफोर्ड की जो पुरानी डिक्शनरीज़ हैं, आज मैं सुबह ही देख रहा था कि ऑक्सफोर्ड की मुझे को पुरानी डिक्शनरी मिले, क्योंकि अभी अगर आप लिखते हैं ना गूगल के ऊपर डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, इसी वेबसाइट खुल जाती हैं। सब क्या कह रही हैं कि जी सेक्स जो है ना वो तो बेसिकली आपकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं जो बर्थ के वक्त आपको असाइन की जाती। मतलब एक मेल है तो उसके कुछ आर्गन्स हैं, ठीक है, फ़ीमेल है तो उसके कुछ आर्गन्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप उसको कहते हैं कि जी ये मेल है, ये फ़ीमेल है, उसकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे या उसके क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे, ठीक है। अगर डबल X है तो वो औरत है, XY है तो वो मर्द है, या इसी तरह उसके हार्मोन्स की बुनियाद पे। ये तो है सेक्स जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन की जाती है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद पे। जेंडर जो है ना, आप वो कह रहे हैं जी वो कोई डिफरेंट चीज़ है। वो जेंडर जो है वो बेसिकली आपका जो है वो बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, हाँ, सोशल है। अब मुझे ये था कि ये जो डिफरेंस है हर वेबसाइट दिखा रही है, क्या ये ऐसे ही चला आ रहा है? तो ये बेसिकली 1950 से पहले हमें नहीं मिलता। 1933 का मैंने ऑक्सफोर्ड का एक वर्जन निकाला और मैंने उसमें देखा, बल्कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूँ। अब ज़ाहिर बात है, देखिए आप जिसने भी पूछना उसने तो गूगल से पूछना है, गूगल से पीछे तो किसी ने जाना नहीं है। अब गूगल की पैदाइश, अब ज़ाहिर बात है कि मतलब 21वीं सदी से पहले तो गूगल की पैदाइश भी मौजूद नहीं थी। तो हम एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर जा रहे हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड का जो 1933 का जो है वो जेंडर का इन्होंने कहा कि ये काइंड है, ये सॉर्ट है, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने इसको कहा हुआ है अपना सेक्स को, तो सेक्स की इन्होंने दो डेफिनेशन की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मेल एंड फीमेल ये हो सकता है, और दूसरा ये कि इन दोनों के लिए भी कलेक्टिवली इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्स का लफ्ज़। तो बेसिकली शुरू में होता ये था कि सेक्स जो है ना ये जिन्स के माने में इस्तेमाल हो, जैसे इंसान है तो जेंडर उसके लिए उसकी जो दो अनवा हैं, मिसाल के तौर मेल है, फीमेल है, मर्द है, औरत है, ये उसकी जेंडर होती थी। तो दोनों एक तरह से मुतरादिफात के तौर पे इस्तेमाल होते थे। तो डिक्शनरीज़ में भी ये लिखा हुआ है कि ये मुतरादिफात के तौर पे आमतौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इनमें कोई उस तरह का माना नहीं था। तो ये जो इन्होंने एक माना पैदा कर लिया, मतलब इसके लिए अब उन्होंने ना दलाइल भी घड़ना शुरू कर दिया ना, लोगों के जहनों में ये चीज़ बिठाना शुरू कर दी ना कि असल में जो है वो सेक्स वो है जो आपको उस वक्त असाइन किया, आपकी जेंडर आपकी सेक्स से डिफरेंट हो सकती है। हाँ, मतलब बिल्कुल एक फजूल और बेकार किस्म की बहस पैदा करके अब ये उनको कहा गया कि जी अब आपका अपनी जो मतलब ख़ुद से जो सेल्फ परसीव्ड आपका होता है ना कि जी आप क्या हैं, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, आपकी फिजियोलॉजी की अहमियत नहीं होती। बल्कि एक सर्जन से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उन्हें ये बात कहा कि एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो क्या है, एक इंसान क्या है, इसका एम्पिरिकल एविडेंस क्या है। एम्पिरिकल एविडेंस सारी बात है कि जो वो नज़र आ रहा है फिजिकल अपीयरेंस, इससे बढ़ के एम्पिरिकल एविडेंस क्या हो सकता है, ठीक है, कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है। दूसरा, आप जैसे साइंटिफिक एविडेंस कह सकते हैं वो आपके जो है वो जो ये जीनियोलॉजी है, ठीक है, आप क्रोमोसोम्स आप कह सकते हैं कि जी डबल X है अगर तो वो औरत है और XY है तो वो मर्द है, ठीक है, अब वो भी एक साइंटिफिक एविडेंस है। अब एक बंदा है, उसकी पैदाइश हुई, उसकी फिजियोलॉजी ये कह रही है कि वो मेल है और उसकी जो है वो क्रोमोसोम्स ये कह रहे हैं, ठीक है, उसके जीन्स ये कह रहे हैं, जेनेटिक स्टडी जो है वो ये कह रही है कि ये मेल है, उसके हार्मोन्स ये कह रहे हैं कि ये मेल है। ये तीनों साइंटिफिक एविडेंस हो गए, ऑन्टोलॉजी के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो ये फील कर रहा है कि वो फीमेल है, तो ये क्या है, ये जेंडर है। अब फील करना कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो आप किस तरह से एक बंदे की फीलिंग, अब फीलिंग तो बेसिकली सोशल साइंसेस का मौजू है, साइंस का मौजू तो है नहीं, साइंस का मौजू तो उसकी ऑन्टोलॉजी है, उसकी फिजियोलॉजी है, ठीक है, वो तो साइंस ये कह रही है कि वो मेल है या फीमेल है। अब साइंस ने उसको डिफ़ाइन कर दिया मेल या फीमेल है, आप कहते हैं नहीं हमने साइंस की तरफ नहीं जाना, हम उसकी जो है वो इंटरनल फीलिंग है, जो सेल्फ परसीव फीलिंग है, हम उसकी तरफ जाएंगे, वो तो सोशल साइंसेस का मौजू है।
अब सोशल साइंसेस को आप तरजीह दे रहे हैं किसके ऊपर, साइंस के ऊपर, मटेरियल साइंस के ऊपर, एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर, तो ये एक और बेवकूफ़ी है जो आप कर रहे हैं आज़ादी के नाम वैसे पर। हमें तो कोई मसला नहीं है, और मसला उनको बनता है क्योंकि उनके नज़दीक नेचुरल साइंसेस जो हैं, मटेरियल साइंसेस, वो हमेशा से ऊपर नहीं है ऐसे ही है। सोशल साइंसेस के। हम तो कई एतबार से सोशल साइंसेस को बेहतर समझते हैं, बिल्कुल ऐसे, ऊपर समझते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन एंड मेनी अदर वेज। बिल्कुल ऐसे। और तीसरा ये काम किया गया, अब आप देखें कि कानून साजी लेजिस्लेशन भी शुरू हो गई, यानी इस वक्त 37 के करीब ममालिक कंट्रीज़ हो गए और दुनिया की 1.5 बिलियन आबादी यानी 1.5 अरब आबादी के ये ममालिक हैं। उसमें USA आ जाता है, कनाडा आ जाता है, उसमें UK आ जाता है, उस पर ब्राज़ील आ जाता है, स्पेन आ जाता है, नॉर्वे, इसी तरह से स्वीडन वगैरह काफ़ी सारे ममालिक हैं। अब ये जो ममालिक हैं इनकी आबादी 1.5 बिलियन है। इनके यहाँ सेम सेक्स जो मैरिज है वो लीगलाइज है, यानी मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। यानी ये मुनकर इतना फैल चुका है कि इसको लीगलाइज कर दिया गया। अब सिर्फ वहाँ पर नहीं ना रुके हुई है, अब ये ममालिक ये चाह रहे हैं कि हमने इसको लीगलाइज किया है तो अब दूसरे ममालिक भी इसको क्या करें, लीगलाइज करें। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब इन्होंने बहुत तफसील से लिखा है कि पाकिस्तान में USA की जो एम्बेसी है ये, अच्छा ये जो लेजिस्लेशन भी होना शुरू हुई है 2001 से पहले आपको नहीं मिलेगी, सबसे पहली मरतबा 2001 में हुई है, ठीक है। उसके बाद से फिर गालिबन नीदरलैंड में, फिर उसके बाद से होती चली आ रही है। तो मतलब ये पोर्नोग्राफी की जो इंडस्ट्री थी उसने एक वो कैपिटलिज्म ने पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री पैदा की, पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री ने जो है वो ये मसाइल पैदा किए, ठीक है, कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली पीछे मकसद सारा वो पैसा कमाना था, कैपिटलिज्म को जो है वो प्रोमोट करना था, PIA को प्रोमोट करना था, या आज़ादी के नाम पे जो है। तो हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अब आप देखें कि इसको प्रोमोट करने में USA एम्बेसी का क्या किरदार अदा रहा। बल्कि मैं सुबह पहले तो मैं इनकी थीसिस से पढ़ रहा था, फिर मैंने सोचा कि इस पर कोई, वैसे हमारे यहाँ भी मतलब कुछ ना कुछ किसी ने गुफ्तगू की होगी, तो ये मैंने निकाला तो अच्छी खासी यहाँ पे मतलब हवाले इंटरनेट पे मौजूद हैं कि US एम्बेसी ने जो है 2011 में ये काम शुरू कर दिया था, जुलाई में, कि यहाँ इस्लामाबाद में उन्होंने एक LGBT इसके ऊपर एक इवेंट मुनक़िद किया और उसमें खैर जमात इस्लामी ने सिर्फ प्रोटेस्ट किया। अब उसमें पाकिस्तान के सफारत खाने से भी लोग शामिल हुए, इसके अलावा पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी थी उससे भी लोग शामिल हुए, और फिर उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके जवाब में US ने कहा कि जी हमने तो प्रमोट करना है आपके यहाँ इसको, आप जो करना चाहते हैं, हाँ आप जो करना चाहते हैं आप कर लें, ओपनली। हाँ ओपनली ये बात उन्होंने कही, और ये बहुत मतलब कि जसारत वाली बात थी। सही, यानी एक फॉरेन स्टेट में आप मौजूद हैं और आप उनकी लीगल पॉलिसीज़ या लीगल सेंटिमेंट को, या सॉरी जो आपका रीजनल सेंटिमेंट है उसके आप ख़िलाफ़ ओपनली जा रहे हैं, एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू एक्चुअली मेंशन इट पब्लिकली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक होता है कि किसी बंदे ने वैसे ही नहीं वो बाकायदा उनके डिप्टी चीफ, जी US डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एम्बेसडर रिचर्ड हॉगलैंड, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो खैर बहरहाल ये तो है। अब इसमें हमारे यहाँ इन्होंने साहिब मकाला ने तस्करा किया। खैर एक दफ़ा इनका मकाला जो है जब वो जा रहा था उसके लिए अप्रूव होने के लिए, तो उसको रिजेक्ट भी किया गया यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि उसमें ये था, कंसर्न ये था कि US एम्बेसी का नाम नहीं आना चाहिए, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो इस मकाले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोग डरते हैं बस, खामखा सीधी सी बात है। यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें, हालांकि अब US एम्बेसी जो है वो ओपनली इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। फिर इन्होंने इसका तस्करा किया कि जो बीकन हाउस ये जो फैमिली चला रही है हमारे यहाँ, कसूरी फैमिली, हालांकि वो एक रिलीजियस बैकग्राउंड रखती है, लेकिन इसके बावजूद वो इसमें इन्वॉल्व है। फौजिया कसूरी बाकायदा उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया, और उन्होंने, बल्कि इन्होंने उनकी स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर लिखी हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा ना आपको दिखा दूँ कि फौजिया कसूरी ने वहाँ जाके क्या बातें की हैं। अच्छा, एक तो ये इन्होंने लिखा है कि अमेरिकी जो सफ़ीर कैमरन है उनकी काफ़ी दोस्ती रही है इसके साथ, कसूरी फैमिली के साथ। अच्छा, कैमरन ने ये काम किया कि वो ख़ुद भी चूँकि हम जिन्स परस्त था, तो उसने कसूरी फैमिली को इस्तेमाल किया। तो ये 27 रमज़ान को एक इवेंट हुआ, उसमें रक़्स व सुरूद का तो खैर प्रोग्राम था ही था, हम जिन्स परस्तों को भी बुलवाया गया, और उसके बाद जो है वो उनकी हमदर्दी के लिए बहुत कुछ वहाँ कलिमात और इसमें जो कुछ कहा गया। खैर बहरहाल एक तो ये मामला है कि हमारे यहाँ US एम्बेसी इस हवाले से बहुत एक्टिव है पाकिस्तान
में, और इसमें कसूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा, और वो हम देखते हैं कि जी बीकन हाउस यूनिवर्सिटी का भी एक वाक़या आया था, वो पैड्स वगैरह जो उन्होंने दीवारों के ऊपर लगा दिए थे, मेंसेस के पैड्स वगैरह। तो वो तो खैर वो रिस्पांस ऐसा आया कि उसके बाद फिर उन्हें वो ये काम करने की वो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बहरहाल लगी हुई हैं, वो लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जिसको इन्होंने हाईलाइट किया वो ये कि 2017 में हमारे यहाँ HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने, जेंडर और वुमेन स्टडीज़ के नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के इन्होंने नाम लिखे हैं जहाँ जेंडर स्टडीज़ के और वुमेन स्टडीज़ के सेंटर्स खुले। अब जेंडर और वुमेन स्टडीज़ सेंटर्स के नाम पे जो कुछ पढ़ाया जाता है या जो कुछ सिलेबस, अच्छा जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो सारे गेज़ और लेस्बियन हैं, उनके राइटर्स, और उसकी जो सिलेबस या आउटलाइन उसकी जो डिज़ाइन की जाती है तो उसमें जो मेजर अबहास हैं, डिस्कशंस हैं, वो क्या हैं, इन्होंने सारी वो तफसील से बयान की। वो सारी आपकी जो है वो ट्रांस मैन और ट्रांस वेमेन और ये सारी आपकी अबहास हैं LGBTQ के हवाले से जो है वो सारी, और इसके हवाले से मतलब इसको नॉर्मलाइज करने के हवाले से सारी बहसें। तो अब इनका कहना ये है कि HEC को फंडिंग हो रही है, और ये बात ठीक है कि जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ के नाम पे आप यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर्स खोलें और उसके ज़रिए से आप इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, यानी तालीम के नाम पे आप एक तरह से ये चीज़ें जो है वो फैलाएं और आम करें। तीसरी चीज़, मैं डॉक्टर साहब इससे पहले मैं खुद भी ऐड कर दूँ, कुछ केस में ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं ओपनली, यानी पब्लिकली ग्रांट्स अवेलेबल हैं जो कि आप यानी अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स मौजूद हैं जो कि इवन बाकायदा फ़ॉरेन यानी जो आप समझ लें कि सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आप वेबसाइट पे आप किसी भी यानी गूगल करेंगे आपको बहुत सी सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आपको यहाँ से आप ग्रांट्स ले सकते हैं इस पर काम करने के लिए। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, मतलब एक तो होता है ना कि ये चीज़ें क्लैंडस्टाइन तरीके से छुपे हुए सीक्रेटली बंदा कर रहा है, ये ओपनली सब कुछ चल रहा है। एक तो ये। तीसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ अब ये जो हमने बात की कि मीडिया को इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ जायलैंड के नाम से एक फ़िल्म बनी थी, उसका इन्होंने तज़किरा किया कि उसकी स्टोरी भी जो है वो इसी तरह की है, सेम सेक्स जो है वो रिलेशनशिप की। और उसके बाद अभी जो ये बरज़ख के नाम से जो है वो फ़िल्म बनी है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मतलब 20 जो है वो फ़िल्मों का तज़किरा किया है जो कि बनी है। फिर बच्चों के कार्टून्स हैं, उसमें बारबीज़ के नाम से हैं, और बहुत से कार्टून्स हैं जो कि इसको प्रोमोट करते हैं। नेटफ्लिक्स पूरा उसका एजेंडा ये है बेसिकली। नेटफ्लिक्स तो बदनाम है इस चीज़ के अंदर कि उनके हर दूसरे तीसरे जो है फ़िल्म के अंदर, मूवी के अंदर इस चीज़ को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। तो एक तो ये इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा किया। फिर ये कि मैगज़ीन है बाकायदा, ठीक है, मैगज़ीन जो है उसमें फ़ातिमा बाजी उनका तज़किरा इन्होंने किया। यहाँ पे वो अपने आप को कहते हैं जी वो क्यूअर हैं, क्यूअर ही कहते हैं बहरहाल, तो मतलब जिनको अपनी जिन्स का पता ही नहीं है कि जो उनकी जिन्स क्या है, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, हाँ, कुछ भी हो तो वो बाकायदा को मैगज़ीन चला रही हैं। तो मैगज़ीन्स के ज़रिए से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है। तो हर तरह से मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर आपको सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत लोग हैं जो लगी हुई हैं इस हवाले से। बल्कि भुट्टो फैमिली के वो जो अपना है, हाँ, भुट्टो जूनियर, हाँ, भुट्टो जूनियर के नाम से जो मारूफ़ हैं, बल्कि उनके बारे में मैं देख रहा था कि बाकायदा उनकी वीडियोस वगैरह जो हैं, हाँ, हमारे यहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको मिल जाए कल्चर के नाम पे ना बहुत सी चीज़ें वो प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। अजीब गरीब किस्म का ड्रेस पहना हुआ है मिसाल के तौर पे, और डांस कर रहे हैं लड़कियों वाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये अब नीचे लिखा हुआ, प्राइड मंथ जो है वो मना रहे हैं। तो अब इस तरह की शख्सियात को वो टारगेट करते हैं, ठीक है। और एक तो ये इस तरह से भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है। फिर एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बयान किया ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, ये ख़ुद भी गई हैं और इन्होंने कहा कि जी शुरू में तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई जब मैं वहाँ गई थी, और माहौल इस किस्म का था जैसे हमारे यहाँ अंडर वर्ल्ड के लोगों का माहौल होता है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अर्रहमान एंड कम्युनिटी सेंटर के तहत हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि राशन प्रोग्राम है, इसी तरह से मेडिकल कैंप्स, मंथली मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। आजकल बच्चों का चैलेंज योरसेल्फ टीनेजर्स का प्रोग्राम चल रहा है। 13 से 24/7 वो हमारे पास रहते हैं। 7 डेज़ की वर्कशॉप है स्मार्टफोन स्क्रीन के एडिक्शन से निकालने के लिए, और बहुत सारे इस तरह की तरबियती इस्लाही प्रोग्राम चल रहे हैं। हिफ्ज़ क्लास चल रही है, हमारे SDN के प्रोग्राम्स हैं, हमारा SDN स्टूडियो के नाम से वेबसाइट है, उस पर कोर्सेज़ हैं। ये सब कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल के ऊपर हमारे
जो है वीकली बेसिस के ऊपर हमारे कोर्सेज अपलोड हो रहे होते हैं, पॉडकास्ट हैं, तरबीती इस्लाही प्रोग्राम्स हैं। इन सब के ऊपर हमारी कोई मंथली 1 मिलियन के करीब कास्ट आ रही है हमारे सारे इस इदारा जाती प्रोग्राम्स की, स्टूडियोज़ की। इसी तरह से हमारे दावती और इस्लाही प्रोग्राम्स हैं, हमारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, हमारी मस्जिद का प्रोजेक्ट है और हमारी तरबिया वर्कशॉप्स वगैरह हैं। तो इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना अकाउंट नंबर जो है वो हम शेयर कर देंगे या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, उस पे हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ास तौर पे उन्होंने तज़किरा किया कि दरबारों के साथ जो है ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इसके बाकायदा सेंटर्स हैं और वहाँ ट्रक ड्राइवर और ये दूसरा ड्राइवर जो तबका होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। 50 रुपए में आपको एक बिस्तर इन्वॉल्व मिल जाता है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे घरों से भागे होते हैं तो वो दरबारों में आके जो है वो पनाह लेते हैं, तो वो बच्चों के साथ बदफेली की जाती है बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई। और दाता दरबार का उन्होंने तज़किरा किया। फिर उन्होंने कुछ अड्डों का जिक्र किया, वकास का अड्डा और इस तरह के कितने ज़्यादा। और उन्होंने कहा मैं बाकायदा मैं हैरान रह गई, मेरे लिए वो शॉकिंग्स थी। मैं पुलिस के पास गई और मैंने उनको बाकायदा इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी एक हद तक करती, फिर उसके बाद बता लेके वो भी खामोश हो जाती है। तो इस किस्म के अड्डे हैं बाकायदा लाहौर के अंदर, ठीक है, और जो इस चीज़ को जो है वो प्रोमोट कर रहे हैं। इसका इन्होंने तज़किरा किया। फिर एक और मामला ये है कि माशी फैक्टर्स का इन्होंने तज़किरा किया कि वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे पेज नंबर 80 पे है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ इन्होंने एक तो तज़किरा किया कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जैसे मोहम्मद हसीब, इनका तज़किरा किया कि ये अपने आप को ख्वाजा सरा जो है वो शो कर रहे हैं। और बहरहाल इन्होंने शहर वगैरह का भी नाम लिखा, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये सिग्नल पे भीख मांगते हुए पाए गए। इन्होंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, ठीक है। अब रोज़गार नहीं मिला तो उन्होंने कहा जी मैं ख्वाजा सरा बन जाता हूँ तो उन्होंने ख्वाजा सरा बन के मांगना शुरू कर दिया। तो अच्छा, इसी तरह जो है एक और ख़ातून थी माई ख़ान, ठीक है। वो बेसिकली जमील अहमद मतलब मर्द था और उसने एमरसन कॉलेज से मतलब ग्रेजुएशन की हुई थी। उसकी भी जो है वो माशी हालात दिगर गुण थे, तो उन्होंने भी ख्वाजा सरा का काम शुरू कर दिया। जब इनको कहा गया कि भाई अब ख्वाजा सरा क्यों बनते हैं, वैसे ही भीख मांग ले, तो कहते हैं जी वैसे लोगों को भीख मिलती नहीं है, ख्वाजा सराओं को भीख मिल जाती है। और हमारी कोई 4-5 घंटे अगर किसी सिग्नल पे हम गुजार लें तो कोई तकरीबन औसतन रोज़ाना के हम 1,500 से 3,000 तक कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब 60-70 हज़ार रुपये उनका आराम से महीने का मंथली बन जाता है। तो ये मतलब एक माशी फैक्टर भी है, बेरोज़गारी भी एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इस तरफ के हैं। और फिर ये सिर्फ भीख तक मतलब नहीं रह जाता, इसके बाद ये प्रोस्टिट्यूशन, हाँ प्रोस्टिट्यूशन को इसमें वाला ख्वाजा सरा बाकायदा बुलाए जाते हैं हमारे यहाँ इवेंट्स के ऊपर, शादियों पे इनको नचाया जाता है और उनसे तबर्रुक लिया जाता है। हमारे यहाँ पूरा एक कल्चर है ख्वाजा सरा की ड्यूटीज़ और शॉप्स के साथ। कई एक वाक़यात इन्होंने ये भी लिखे हैं, मतलब ऐसे लोगों की भी कि जिन बच्चे थे और उनको मतलब घर से भागे और उनको ख्वाजा सराओं ने पकड़ लिया और फिर उसके बाद उनकी सर्जरी कर दी, ठीक है। मतलब उनके जो मेल आर्गन्स थे वो गायब कर दिए सर्जरी के ज़रिए से, और उन ताकि अपनी जो कम्युनिटी है उसका उनको मेंबर बनाएं और उनको भीख के ऊपर लगाएं। तो ये भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर जो है वो हो रहा है। तो इसी तरह से कुछ और चीज़ों का भी इन्होंने जिक्र किया है, ख़ास तौर पे बीमारियों का, कि इससे जो बीमारियां फैल रही हैं एड्स, और वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सिर्फ सिंध के अंदर तकरीबन कोई 50,000 से ज़्यादा लोग मतलब जो जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एड्स की मर्ज़ में मुब्तला, सिर्फ सिंध की वो कह रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिक है। और ये सारी इसी गंद से फैल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मतलब इसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप से, हाँ इससे ये चीज़ फैलती है। इसके अलावा कोई मतलब 3600 किस्म की बीमारियों का इन्होंने तज़किरा किया है, मतलब जो इस किस्म के रिलेशनशिप से जो है वो फैलती हैं। उसमें हेपेटाइटिस भी है और बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ, नफसियाती बीमारियाँ, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो ये सोसाइटी मतलब जिस तरह से आप कह लें कि जी एक उसके दाने के ऊपर जा रही है। फिर उन्होंने बाकायदा लेस्बियन के ग्रुप्स का तज़किरा किया कि इसका, फिर कहीं मैंने जाके उनसे गुफ्तगू की, सारा कुछ। बच्चियों में जो हॉस्टल की तरफ जाने का रुझान है रहने का, तो इनका कहना ये है कि मतलब लड़कियां अब घरों से भागती हैं, हॉस्टल में जाके रहना चाहती हैं। उसकी वजह ये कि एक बड़ी तादाद हॉस्टल में इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाती है।
डॉक्टर साहब इसमें एक जहाँ पे ये जेन्युइन मसले यानी ये तो सोशल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं डेफिनेटली। जैसे मिसाल के तौर पे बचपन में कुछ इस तरीके से अब्यूज़ के केसेस होते हैं, उसकी वजह से एक यानी एक फ़िकी मसला भी है कि कुछ मर्द जो हैं ख़ास तौर पे इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम जनरली बात करें कि यानी बचपन पैदाइशी तौर पे यानी होता ही है कि ऐसी फैमिलीज़ के अंदर एक बच्चा अगर ब्रॉट अप है उसका जहाँ पे सारी फीमेल्स हैं और वो अकेला है, तो उसके चाल ढाल में असर आता है। फिर इस तरीके से बायोलॉजिकली भी कई जगहों पे मतलब एक बंदे के इख्तियार में नहीं होता वो चीज़, होता वो मर्द ही होता है प्रॉपर, और वो ही इज़ कम्प्लीटली फंक्शनिंग लाइक अ मेल। लेकिन इस तरह के मसाइल आते हैं यानी वो इंसान के इख्तियार में नहीं होते। यानी हमारे यहाँ कुछ जनानियत जिसे कहते हैं ना कि एक फेमिनिटी पाई जाती है कुछ मर्दों के अंदर जेन्युइनली। इस तरीके से हमने वो फीमेल बॉक्सर की भी बात की शुरू में, तो अब कुछ उसके ऑपोजिट भी होता है, कुछ ख़वातीन के अंदर मर्दानगी के एलिमेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह के मामलात के अंदर ज़ाहिर है इस तरह के लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है जनरली, जो इनके इख्तियार में नहीं होता। तो आपने बहुत सी मिसालें जैसे दी ना कि वो आपको मिले जो ख्वाजा सिराज इन्होंने मिसालें दी कि वो सिग्नल्स के ऊपर खड़े होते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक इकोनॉमिक रीजंस हैं और वो मेल्स हैं एक्चुअली में, वो सिर्फ एक किसी वजह से बने बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन कुछ लोग जनरली इस तरह के मसाइल के शिकार हैं। फ़िक़ही तौर पे अगर हम बात करें, इल्मी तौर पे या इस्लामिकली अगर हम देखें, तो क्या शरीयत उसको उनको किस नज़र से देखती है? देखिए उसके लिए एक इस्तिलाह वारिया इस्तेमाल होते हैं ना खुंसा की, बेसिकली उसके लिए इस्तिलाह इंटरसेक्स की है। तो हमारे यहाँ जो 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया था ना, बेसिकली तो इन्होंने कहा जी हम तो ख्वाजा सराओं के हुकूक महफूज करना चाहते हैं। भाई अगर आपने ख्वाजा सराओं के हुकूक महफूज करने तो उसके लिए टर्म इंटरसेक्स इस्तेमाल करें, ठीक है। इंटरसेक्स उसकी सही जो है वो ट्रांसलेशन है, जिसे आप जो है वो खुंसा कहते हैं। मतलब बाज़ औक़ात होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके जो मेल है या फ़ीमेल है उसके आर्गन सही तरह से ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है, या उसके अंदर ही रह गए, ठीक है, मेल आर्गन्स हैं या दूसरे जो है वो सही तरह से बन नहीं पाए। तो अब उसकी जो आप कह लें कि जी उसका मेल या फ़ीमेल होना उसकी फिजियोलॉजी से इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता, ठीक है। इसको अब आप कहें कि जी इसकी आप सर्जरी करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब आजकल तो सर्जरी हो जाती है ना, तो उसमें आप जो उसके अंदर जो डोमिनेंट उस साइंस हों उसके एतबार से मेल के हैं। वैसे तो हमारे यहाँ फ़िक़ही एतबार से ये होता था कि उसमें ये देखा जाता था कि उसमें गालिब आसार वो कौन से हैं। अगर गालिब आसार उसमें मर्द के हैं तो उसको मर्द कंसिडर किया जाता है, गालिब आसार उसमें जो है वो औरत के हैं तो उसमें उसको औरत जो है वो कंसिडर किया जाता था। तो आज तो सर्जरी की वजह से आप जिस तरफ उसका रुझान है आप उसके एतबार से उसकी सर्जरी भी करवा सकते हैं, उसमें कोई अगर पॉसिबिलिटी हो तो वो किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ना ट्रांसजेंडर, बिल्कुल ये तो एक अलग मखलूक है ना, तो बायोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट मेल या फीमेल, हाँ, उसको ट्रांजिशन होने की ट्रांजिशन की, मतलब एक मर्द है ना तो वो मर्द जब औरत बनता है, ठीक है, तो उसको ट्रांस वेमेन कह देते हैं, ठीक है। और अगर एक औरत है वो जब मर्द बनती है तो उसको ट्रांस जो है वो मेन कह देते हैं। और इसमें सर्जरी करवाई जाती है। अब सर्जरी में भी क्या है कि जी औरत है तो अपने ब्रेस्ट रिमूव करवा रही है, अपनी वजाइना ख़त्म करवा रही, अगर मर्द है तो उसका पीनिस रिमूव करवा रही, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं ना। अब मसला सिर्फ ये नहीं है, वो सिर्फ इनर फीलिंग की बुनियाद पर मुझे ये फीलिंग आ रही है। अब मसला ये है कि इनर फीलिंग तो अब बहुत सारे लोगों को कुत्ता होने की भी आ रही है। अब लोगों ने ये भी काम करना शुरू कर दिया, जानवर बनना शुरू कर दिया। इनर फीलिंग जो है वो मतलब अब वो कैट मैन और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी सोशल मीडिया के ऊपर अजीबोगरीब किस्म की। तो इनर फीलिंग तो अब एक बच्चे के अंदर आ जाती है कि जी वो स्पाइडर मैन है, ठीक है। अब वो छत से छलांग लगा ले तो उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, सीधी सी बात है। तो वो फीलिंग तो कुछ भी हो सकती है ना, वो चोर डाकू की फीलिंग भी हो सकती है इंसान की। हाँ। तो उन फीलिंग्स को हम ये देखेंगे कि अगर उसकी फितरत से वो डाइवर्ट कर रही हैं, ठीक है, उसको फसाद की तरफ लेके जा रही हैं और सोसाइटी को भी फसाद में डाल रही हैं, तो हम उसको एजुकेट करेंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे। अब यही कुछ ये भी कहते हैं ना कि जी बाय बर्थ हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। देखें बाय बर्थ तो वो बंदा जो सीरियल किलर होता है वो भी कहता है जी मैं बाय बर्थ ऐसा हूँ, ठीक है, पैदाइशी तौर पर मेरे अंदर जो है ये ख़राबी मौजूद है। तो ये ऐसा नहीं है। वैसे कहते हैं ना 46 क्रोमोसोम होते हैं, कहा जाता है कि जो सीरियल किलर होते हैं उनके अंदर 47 होते हैं एक ज़्यादा होता है। अब वो भी कहता है कि जी मैं तो भाई बर्थ हूँ, मुझे क्यों पकड़ते हो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं, ये कोई दलील नहीं है। इस तरह जो दहशतगर्द है वो भी कहता है जी मैं पैदाइशी तौर पर दहशतगर्द हूँ, ठीक है। तो ये कोई दलील नहीं है कि पैदाइशी तौर पर उसकी ये फीलिंग है, ठीक है। तो वो जो 18 बंदे मार देता है तो उसकी फीलिंग ही होती है, तभी तो वो बंदे मारता है ना। उसमें कुछ लोगों की फीलिंग आप कह लें जो बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो आप कह लें कि एक किस्म की बीमारी है, ठीक है। वैसे भी इंसान को जिस्मानी बीमारियां भी तो लगती हैं, नफ्सियाती अवारिस भी हैं, मेंटल इलनेस भी है, तो इसी तरह की ये भी एक इलनेस है। तो उसको इलनेस, अब देखें बहुत सारी
चीज़ें जिनको मेंटल इलनेस शुमार किया जाता था आज से 4-5 दहाइयाँ पहले, आज उनको मेंटल इलनेस नहीं शुमार किया, नॉर्मलाइज कर दिया गया। असल बात यही है कि बीमारी की तारीफ ही आप चेंज कर देते हैं। हाँ, तो इसी जैसे अमेरिका में क्या किया जाता था कि जी वो कहते हैं जी क्राइम्स कम हो, क्राइम्स कम नहीं, उन्होंने क्राइम की डेफिनेशन चेंज कर तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है कि इलनेस की इन्होंने तारीफ जो है उसकी डेफिनेशन इन्होंने चेंज कर दी है। तो खैर बहरहाल इसको मेरे ख्याल में इस तरह से लेना चाहिए कि ये इंसान की नेचर में, इंसान की फितरत में नहीं है, बस एक बिगाड़ है। ठीक है, वो बिगाड़ अल्लाह की तरफ से, उसके लिए आप कह लें कोई आजमाइश भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जी आप जैसे आप कह रहे हैं कि जी उसके जो एनवायरनमेंट है, उसका जो कल्चर है, या जिस तरह से वो परवान चढ़ा है, वो चीज़ें भी जो है बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हों कि उसकी सोच जो है वो कुछ मर्दाना हो गई या जनाना हो गई, लेकिन इसको हैंडल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कुछ जेन्युइन केसेस हमने देखे हैं, मेरा पर्सनल भी एक भाई के साथ एक्सपीरियंस था, उसने शेयर किया, और कुछ लोगों को इस लेवल तक ये फीलिंग होती है जिसको हम जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं, वो जेंडर डिस्फोरिक होते हैं कि साइकोलॉजिकली वो एक तकलीफ़ का शिकार होते हैं, और वो इतनी सख्त तकलीफ़ होती है कि दे आर ऑलमोस्ट सुइसाइडल, यानी वो ख़ुदकुशी तक पहुंच रहे होते हैं इस हालत में। बायोलॉजिकली वो परफेक्टली मेल होते हैं, नॉर्मल, लेकिन मतलब दे आर लाइक इंट्रैप्ड, लिटरली दे फील लाइक इंट्रैप्ड। एक होता है ना कि हम इन लोगों को देखते हैं जिसमें बहुत से लोग अपने किसी बेनिफिट्स के लिए या फिर कुछ ख़ास चीज़ें प्रमोट करने के लिए चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जेन्युइनली ये मसला होता है। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पे एक बंदा सुसाइडल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे हालात के अंदर क्या उसको हम कोई गुंजाइश दे सकते हैं कि वो ट्रांजिशन करे, या नहीं हमें उसके साथ वही ट्रीट करना पड़ेगा जो एक आम सुसाइडल बंदा किसी डिप्रेशन की शिकार है तो उसको किसी तरीके से एक किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए? क्योंकि हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करिए, ये प्रोफेशनल हेल्प जो है ना, इसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है। यानी अब इस वक्त कोई बंदा अगर कहे कि जी अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं और आइए मैं आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता हूँ या फिर कोई कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ आपका, तो वो बाकायदा क्रिमिनलाइज है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप ये नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारे पाकिस्तान वगैरह में गालिबन मुझे इतना नहीं पता कि वहाँ पे तो इस चीज़ को बाकायदा करने, वो कहते हैं कि आप एक बंदे को, एक नॉर्मल चीज़ को आप एबनॉर्मल कर रहे हो, और इन लोगों को बाकायदा इस तरह की रिसर्चेस भी नहीं प्रमोट की जाती, इजाज़त नहीं दी जाती। तो ऐसा बंदा जो बेचारा इस तरह की जगह में फंस गया है, तो उसके लिए क्या हम कोई फ़िक्री तौर पे कोई गुंजाइश? देखिए, बात यह है कि साइकोलॉजी की ना जो हिस्ट्री है इस हवाले से, मेंटल इलनेस को बयान करने के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच है। अब बहुत से केसेस मैंने ऐसे पढ़े हैं कि एक बंदा आके दावा करता है कि जी वो 2050 से आ रहा है, ठीक है, वो फ़लाने सन से आ रहा है, यानी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से इधर आया है, ठीक है वो, और इतना उसको कन्विक्शन होती है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि जी वो एलियंस है। हाँ, वो मतलब वो आप उनको समझा थक जाएं, लेकिन वो नहीं मानते कि वो इंसान है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब अगर किसी बंदे की ऐसी फीलिंग हो गई है, वो सिर्फ अब यहाँ आप उसको क्यों कहते हैं कि जी उसकी फीलिंग ऐसी है, उसकी फिजियोलॉजी से मुख्तलिफ है। अब एक इंसान है, आपको नज़र आ रहा है कि वो इंसान है, अब वो कहता है कि जी मैं जिन हूँ, मैं भूत हूँ, मैं एलियन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, है, मतलब वो कभी मतलब नबी होने की फीलिंग भी आ जाती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना। हाँ, वो एक और कोई पर्सनालिटी बच्चा बन जाता है कोई बंदा। हाँ, अगर वो अपने आप को मसीहा समझना शुरू कर दे तो आप कहते हैं जी बेवकूफ़ है, ठीक है। अगर अपने आप को जो वो प्रॉफिट क्लेम करना शुरू कर दे तो आप कहते हैं कि जी ये क्या है, मतलब ये क्यों ऐसे फील कर रहा है, इसने इसका इजहार ही क्यों कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी जगहों पे आप ख़ुद जो है आप उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं कि भाई आप इंसान हो, बस इंसान ही रहो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो मेल है तो अब आपको उसको समझाना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कुछ चारा नहीं। भाई आप मेल ही रहो, ये मेंटल इलनेस है बेसिकली, और इस मेंटल इलनेस को उसकी काउंसलिंग के ज़रिए से, थेरेपिस्ट के ज़रिए से आप उसको ट्रीट करेंगे, बजाय इसके कि आप उसको असल समझ लेंगे, उसकी फीलिंग को। तो वरना तो वो अब आप कहे कि जी मैं दुनिया का बादशाह हूँ, बट ठीक है, फिर वो उसने जब समझ लिया तो फिर वो हिटलर साहब ने ठीक ही समझा था कि हम जो है वो दुनिया की आला नस्ल है, यानी जर्मन जो है, ठीक है। तो अब कुछ भी इंसान के दिमाग में तो कुछ भी ख्याल आ सकता है ना, वो किसी कौम के दिमाग में भी आ सकता है। तो अगर आप उस कौम की फीलिंग को कहेंगे कि जी बस ठीक है, जो वो फील करे वो ठीक कर रहा है, ठीक है, वो फिर सुपीरियर रेस है, फिर बाकी सारे गुलाम और खादिम होने चाहिए उनके, और उसके लिए फिर वो जो करेगा वो वही करेगा जो हिटलर साहब ने किया था। साहब डॉक्टर साहब, सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो क्या आपके सामने क्या प्रपोज करते हैं सॉल्यूशंस इस मसले को? क्योंकि अभी ये मसला ऐसा है, सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा इंटरवीन कर चुका है कि अब यानी हम जैसे कहा ना कि हर सिग्नल के ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन फंडिंग है। प्रैक्टिकली एक देखें, जैसे आपने मारिया बी की भी बात की
कि मतलब एक खातून जिनका ये काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ये वाला काम कर रही हैं। माशाल्लाह उनकी खैर की बात है उनकी तरफ से। ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहा जाता है, अगेन वी डोंट नो, हो सकता है कई दफ़ा हम उलमा को कहते हैं कि जी वो नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास कोई ऐसा फॉरम नहीं होता जिस पर वो बात कर सकें, या फिर उनको ज़ाहिर है सीधी सी बात है वो अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता। तो जो लोग पब्लिक में मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं उनको ये चीज़ें जल्दी पता चल जाती हैं। जैसे हमारे अभी मेरे जैसे लोग हैं, इनका चूँकि इस तरह की इंडस्ट्री के लोगों के साथ रब्ते होते हैं, तो इनको फ़ौरन चीज़ें पता चल जाती है जो बाकी इवन आम नास को इतनी जल्दी नहीं पता चलती, और इनको बहुत इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ये लोग ज़्यादा अच्छे अंदाज से भी उसको एड्रेस कर सकते हैं कई एतबार से। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहने का मतलब है कि सोल्यूशन क्या है, एक रिलीजियस तबका या नॉन रिलीजियस तबका, किसी भी एतबार से हम कहाँ पे यानी कोई रिकमेंडेशन कर सकते हैं किसी भी लेवल के ऊपर इंशाअल्लाह। देखिए, एक तो ये है कि लेजिस्लेशन ख़ास तौर पे, चूँकि ये लोग भी चाह रहे हैं कि जी लेजिस्लेशन हो, ठीक है। 2018 का जो एक्ट था ट्रांसजेंडर का, तो ये चीज़ों को लीगलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लेवल से ये काम कर रहे होते हैं ना। इन्होंने NGOs तो बना ली हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में भी ये लोग घुस गए हैं वहाँ के ज़रिए से भी, और वैसे माहौल भी ज़ाहिर बात इंसान की ख्वाहिश है तो इंसान उसको भी पूरा करना चाह रहा होता है। फिर ये ख़ास तौर पे जो है वो एलीट क्लास में लोगों को टारगेट करते हैं कि इनको हमने इस काम पे लगाना है, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, उनके ज़रिए से वो पेनिट्रेट करते हैं। ये तो ये काम कर रहे हैं। तो फिर सोशल मीडिया को जिस तरह से इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो क्या नाम है उसका, मोइज़ मीरब, डॉक्टर मोइज़ मीरब अवान, ठीक है, वो जिस तरह से काम कर रही है या इस तरह से वो शहज़ादी राय है, अब मतलब बहुत चालाकी कर रहा है। चल, ये बात भी ठीक है ये बात भी ठीक है। तो वो मतलब इन लोगों को एक तो एक्सपोज करने की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। और दूसरा ये है कि इसमें उलमा को ख़ास तौर पे एक्टिव करने की ज़रूरत है कि भाई आप अपने छोटे छोटे मसाइल से निकलें, और उसमें कुछ लोग एक्टिव हैं भी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। शामिल ज़हीर साहब माशाल्लाह से बोलते हैं, अबू बकर कुदूसी साहब अगरचे उस तरह से वो स्क्रीन के ऊपर उतना नहीं है, लेकिन यह है कि लिखने में वो माशाल्लाह से, इसी तरह से और भी कुछ लोग जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हैं मुख्तलिफ मसालिक के जो एक्टिव है, लेकिन ज़्यादा लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये इन्वायरमेंट कंड्यूसिव भी है, यहाँ पे हो भी सकते हैं हम इसको, यानी इसको हम अपनी फेवर में भी यूज़ कर सकते हैं कि माशाल्लाह एक कंजर्वेटिव तबका, एक रिलीजियस तबका मौजूद है जो इन चीज़ों को वाकई अच्छा नहीं समझता, और हम उन लोगों के इस पब्लिक सेंटिमेंट को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के ईवल्स को वार्ड ऑफ करने के लिए। और उसमें थोड़ा सा अगर हम यूनिटी और इत्तेहाद की तरफ जाएं, आपस में मिल बैठ के इसको एक उसके मतलब जो कि हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं ना, ये नेशनल आप कह लें कि जी एक तरह से ईवल्स हैं। इसमें इंटरेस्ट सूद हो गया, आपका बैंक इंटरेस्ट हो गया, अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, इस तरह से फहाशी है, ठीक है, और ये तो होमोसेक्सुअलिटी तो अब इंतहाई हो गई है। तो अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और हम छोटे छोटे मसाइल के पीछे पड़े रहे, लगे रहे, तो फिर ये बुराई बहुत आम हो जाएगी, बहुत फैल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा देखिए नौजवान तबका तो जो सोशल मीडिया पे बैठा है वो तो मतलब सब कुछ सुन रहा है, सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। तो इवन कि अब तो बड़ी आसानी से जो है आप सोशल मीडिया पे देखें पोस्टें लग रही होती हैं, जो आपका नौजवान तबका उलमा का फिल्में भी डिस्कस कर रहा होता है, ये फ़िल्म आई और उसका ये सीन था और ये और वो। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो इस हवाले से वो इल्मी सवाल है और वो एक किस्म का शुबा है इनका, और वो शुबा ये है, इनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, वैसे तो इनके और भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको ज़ाहिर है बहुत तरीके से डिबंक भी किया गया है, रिस्पॉन्ड भी किया गया। जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट वो ये है कि जी रूह के जेंडर का मसला है, ठीक है, और रूह के जेंडर का मसला वो ये उठाते हैं, वो कहते हैं जी क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम वेस्टर्न पैराडाइम को देखते हैं ना ट्रांसजेंडरिज्म के हवाले से, तो वहाँ पे तो सारा बात है दिमाग की, वो तो बात करते हैं कि जी आई एम फीलिंग लाइक दैट, यानी मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए एक ज़माने में ये साइकोलॉजिकल इशू समझा जाता था। लेकिन ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, या फिर वो पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ जहाँ पे रिलीजन डोमिनेट करता है और ये लोग भी अपने आप को इस्लाम के साथ ही मुसलमान कहते हैं, तो फिर ये इनका आर्गूमेंट जो है वो दिमाग वाला नहीं होता, इनका ये अपने आर्गूमेंट को लेके आते हैं रूह से, और ये कहते हैं कि जी असल में जो रूह है ना वो हमारी है अपोजिट जेंडर की, यानी अगर हम जिस्म पे है तो हमारी फेमिनिन जनाना रूह है, और अगर हम मिसाल के तौर पे औरत हैं तो हमारी मर्दाना रूह है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट जनाना और मर्दाना रूह का क्या परी बात है, क्या इसका कोई जेंडर होता है, एग्जिस्ट करता है, और फिर उसके बाद क्या ये इस तरह का मुमकान है कि ऑपोजिट बॉडी के अंदर आप बस ऑपोजिट रूह एग्जिस्ट कर रही हो, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, ये दिस इज़ व्हाट देयर प्राइमरी आर्गुमेंट इज ऑल अबाउट। देखें, कम से कम दुनियावी मिसाल से साबित कर देना कि ऐसा पॉसिबल है कि आईफोन के अंदर एंड्रॉयड चल जाएगा, एंड्रॉयड के अंदर जो है वो आईफोन का सॉफ्टवेयर चल जाएगा,
पॉसिबल ही नहीं। एक हार्डवेयर जो है जब डिज़ाइन किया गया है एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसी ने उसके अंदर चलना है, नहीं चलेगा। हमें कोई इस्लामिक ट्रेडिशन से नहीं, इस्लामिक ट्रेडिशन से तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलता है कि फ़ीमेल और मेल का कोई कॉन्सेप्ट भी है रूह के अंदर, ऐसा नहीं मिलता, ऐसा हमें नहीं मिलता। हमें नहीं मिलता, बल्कि हम जेंडर न्यूट्रलिटी की हम बात करते हैं कि यानी ऐसा यानी उसका कोई जेंडर नहीं है स्पेसिफिकली, या फिर अगर है तो वो जिस्म के मुताबिक है। नहीं, हम मेरे ख्याल में इसमें खामोशी ज़्यादा बेहतर है। उसका हाँ, उसका जेंडर हो भी सकता है, क्योंकि कुरान का अंदाज़ ये है कि तुम्हें उसके बारे में थोड़ा इल्म दिया गया। बेसिकली देखें कि फीलिंग्स तो डिफरेंट है, ये बात है। ये जो फीलिंग का जो इख्तिलाफ है ना, तो ये बेसिकली इसका ताल्लुक रूह से ही है। मतलब एक औरत की जो फीलिंग्स होती हैं तो वो डिफरेंट होती है। जनाना फीलिंग्स, हाँ जनाना फीलिंग्स का फ़र्क जो है रूह से लिंक्ड है, रूह से लिंक्ड है किसी न किसी तरीके से, लेकिन हम उसके बारे में कोई कॉल करना जो है वो बगैर दलील के होगा कि उसमें कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है। क़य्यूम रहमहुल्लाह और दीगर जो है हिमा की, जो मैंने थोड़ा लिटरेचर पढ़ा, जिसमें मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, तो उसके अंदर जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये था कि जनरली हमें कोई ऐसी मिसाल, जैसे आपने कहा बिल्कुल राइटली सेड कि किसी ने कोई इसकी जेंडर की बात नहीं की, अगर किसी ने जेंडर बात की है इसके हवाले से, तो वो कहा है कि ये बेसिकली ताबे है उसके जिस्म के। तो अगर मर्दाना जिस्म है तो मर्दाना ही रूह होगी, उसके अंदर मर्दाना एलिमेंट्स होंगे, और अगर जनाना रूह है तो उसके जनाना एलिमेंट्स ही होंगे। मतलब जो अगर हमें कुछ ना कुछ मिलता है तो यही मिलता है, एसएस वैसे कोई जेंडर की बात नहीं मिलती। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, क्योंकि इसके बारे में जब हम क्लेम करते हैं ना, यानी सवाल ये मेरा ख्याल है पूछना चाहिए जो क्लेम करता है, हमने तो क्लेम नहीं ना किया, हम तो क्वेश्चन करेंगे ना, तो दलील तो उसने दलील अला मन इद्दा, कि जिसने दावा किया वो दलील है। तो जब इन्होंने कहा कि जी हमारा जेंडर फ़र्क है, हमारा जो है रूह का, तो दलील यानी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन देम नॉट ऑन अस, कि ये साबित करें कि जी कहाँ पे इसका दलील मिलती है। पहले तो रूह साबित करें ना जी, रूह पहले साबित करें, एम्पिरिकल एविडेंस लेके आए कि रूह है। वो अगर वो रिलीजियसली कहते हैं, रिलीजियस आपको दीनदार, वो कहते हैं नहीं हम दीनी एतबार से बात अगर दीनी एतबार से बात करते हैं तो दीन ने तो सेम सेक्स रिलेशनशिप को अलाउ ही नहीं किया, उसके ऊपर तो डेथ पेनल्टी रखी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट आखिरी, और इस पर इंशाल्लाह हम कंक्लूड भी करते हैं, वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ट्रांसजेंडर होना इटसेल्फ एक अलग गुनाह है, या उसकी बुनियाद पर होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअल्स होते हैं, यानी एसेक्सुअल्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट इनटू, यानी उनकी एक रुझान नहीं होती, सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनकी नहीं होती, यानी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू एनी मेल फीमेल, एक फिजिकल रिलेशन उनको नहीं चाहिए होता। अगर कोई ऐसा बंदा एसेक्सुअल है जिसका कोई मर्द या औरत की तरफ कोई वैसे रुझान है ही नहीं जिस्मानी तौर पर, जैसा कई लोगों के होते हैं, और वो अगर ट्रांस बन जाता है बिकॉज ऑफ हिज मेंटल वो प्रॉब्लम्स की वजह से, तो कहता है मैं तो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व ही नहीं, मैंने कभी ये काम किया ही नहीं, ना मुझे पसंद है ना मैं ये करना चाहता हूँ। तो क्या ट्रांजिशन इटसेल्फ अलग कोई गलत चीज़ है, या फिर ये तभी गलत होगी जब ये होमोसेक्सुअलिटी की तरफ है? तग़यीर लिखल्क़िल्लाह है ना। हाँ, अल्लाह ताला इटसेल्फ ही है। हाँ, तग़यीर लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ने जिस फितरत के ऊपर हमें पैदा किया है ना, हमें उसको तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि शैतान का ये फ़िल बताया गया है ना कि वो इंसानों को ये हुक्म देगा कि वो अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करें, क्योंकि अल्लाह ताला का कलीम ये है कि जिस तरह मैंने अपनी मखलूक को पैदा किया वो बेहतरीन पैदा किया, मर्द को मैंने बेहतरीन पैदा किया, औरत को बेहतरीन पैदा किया, और जैसी उनकी मतलब ज़रूरतें थी, जैसी उनकी नीड्स थी। अब इंसान जो है वो बेचैन होके गया कि नहीं, मैंने तो खालिक की तख्लीक में, क्रिएशन में मैंने तब्दीली करनी है, ठीक है, तो ये तग़यीर ख़ल्क़ है, इसको हराम करार दिया गया। उससे फिर बहुत से मसाइल पैदा होंगे ना, मतलब आप जो इंसानी नस्ल इतनी खूबसूरत है, ठीक है, और उसके अंदर इतनी फिनिशिंग है, आप उसको बिगाड़ के रख देंगे, उसका उलिया। अब क्लोनिंग को क्यों रोका गया? उसकी वजह यही है कि वो किस तरफ ले जाएगी, उसके ख़तरात को उन्होंने महसूस कर लिया, ह्यूमन इंटरवेंशन होगी। ठीक है, और सब जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, और बाकी बहुत बड़ा बहुत सीरियस इशू है, और डेफिनेटली हम, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो बंदा जो किसी ऐसी वजह की वजह से इन चीज़ों का शिकार है कि उसमें उसका इख्तियार नहीं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग वाकई जेन्युइनली एक प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और इस तकलीफ़ में होते हैं कि कायदा देर सुसाइडल के अगर नहीं होगा तो मैं एक किस्म की खुशी कर लूँगा, यानी फ्रस्ट्रेशन और एक एजिटेशन होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम उनसे सिंपथाइज़ भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्हें बीमार होने का एज देना चाहिए ना, माजूर है, बीमार होने की वजह से वो माजूर है, और उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, और उनके साथ नेकी करने का, जो हम उनकी हेल्प आउट करें,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो अमल ठीक हो जाए, ठीक है। यानी जो अगर आप कहते हैं कि जी ट्रांजिशन मेरा हल है, नहीं, आपको इस पे सब्र करना है और अल्लाह आपको इसका ज़्यादा रिवॉर्ड देगा एज़ कम्पेयर टू वो शख्स जिसका ये मसला नहीं है। नहीं, मैंने इतनी केसेस पढ़े हैं कि वो उन्होंने ट्रांजिशन करवाई है, उसके बाद फिर वापस आना चाहा, मतलब इत्मीनान उधर भी नहीं मिला। एक मेरे पास बाकायदा केस आया, वो लड़का जो था वो जो है लड़की बना, फिर लड़की से फिर लड़का बना, ठीक है। अब उसको इस पर भी इत्मीनान नहीं हो रहा था। मेरे पास तो इसलिए केस आया था कि अब वो शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये बड़े शादी के बड़े मसाइल पैदा होते हैं, विरासत के बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं ट्रांजिशन से। सही बात है, आप दूसरे का हक मार लोगे। हमारे यहाँ क्या होगा कि अब वो यही था ना कि 28,000 दरख्वास्तें आ गई थी 2018 में, ये ट्रांसजेंडर एक्ट आया तो 28,000 दरख्वास्तें आ गई कि मर्द जो औरत बनना चाहते हैं, औरत मर्द बनना चाहती है। अब औरत कहेगी कि जी मैं तो डबल हिस्सा लूँ, भाई मेरा डबल हिस्सा ले रहा है, तो वो अपने आप को लिखवा लेगी, क्योंकि वहाँ उसमें यही था कि जो उसकी फीलिंग है उसके मुताबिक, वो मेडिकल चेकअप की भी ज़रूरत नहीं है, फीलिंग की बुनियाद पे फैसला करते हैं। बात है कि फीलिंग इज टोटली सब्जेक्टिव नाउ, यानी आप किसी भी सब्जेक्टिव चीज़ की बेसिस पे ऑब्जेक्टिव लॉ नहीं कर सकते ना, यानी आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी बंदे को। हमेशा जब कानून भी हरकत में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स या फैक्टर्स को सामने रख के आता है, वो सब्जेक्टिविटी पे नहीं जाता कि मेरी फीलिंग ऐसी, क्योंकि उसको कोई जज नहीं कर सकता। देयर इज़ नो वे टू प्रूव दैट कि आपकी वो वाकई फीलिंग थी और किस लेवल तक की फीलिंग थी और आपने वाकई उससे मोटिवेशन लेके ये काम किए। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह विद दैट इंशाल्लाह वी कंक्लूड टुडेस सेशन। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह ताला हमें इन फितनों से बचाए, आमीन। और वो लोग जो इस किसी वजह से इसका शिकार हैं जनरली, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करे, उनकी इस्लाह भी करे, और वो लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं किसी न किसी लेवल पे, अल्लाह ताला उनकी भी इस्लाह करे। तो विद दैट इंशाल्लाह वी कंक्लूड टुडेस सेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।